हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका इस वीडियो के अंदर। तो बच्चों, आज इस वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे इकोनॉमिक्स क्लास 12th इकोनॉमिक्स के एमसीक्यूज क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। बच्चों, इस वीडियो में हम टॉप 20 एमसीक्यूज करने वाले हैं हमारे चैप्टर नंबर 1 नेशनल इनकम से। बच्चों, ये एमसीक्यूज आपके रिवीजन के लिए, होल अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। बच्चों, हम वाइट बोर्ड पे नहीं, लेकिन हम उनको स्क्रीन पर सॉल्व कर रहे होंगे। तो बच्चों, अगर आप मुझसे डायरेक्ट पढ़ना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, या तो फिर आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप नंबर आपको चैनल के बैनर इमेज में मिल जाएंगे। आप वहां जाके कम्युनिटी ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हैं एंड आप मुझसे पर्सनली भी बात कर सकते हैं। आपके कोई भी डाउट हो, कुछ भी मटेरियल आपको चाहिए हो, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं एंड पूछ सकते हैं। आराम से अपने डाउट्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के बच्चों, हम जल्दी से हमारे नेशनल इनकम की वर्कशीट को सॉल्व करते हैं। हम एमसीक्यूज वर्कशीट को सॉल्व करते हैं। सबसे फर्स्ट है, आपको जब भी एमसीक्यूज करने हैं तो आराम से पहले क्वेश्चन को पढ़ना है एंड उसके बाद सारे एमसीक्यूज को पढ़ना है। सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं बच्चों। देखो, इन अ फोर सेक्टर इकोनॉमी द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोज। बच्चों, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की बात कर रहा है, यानी कि हमारी कंट्री की गवर्नमेंट, ठीक है, फर्म्स, हाउस होल्ड, इससे कोई भी रिलेशन इसका नहीं है। ये बात कर रहा है एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स की। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि फोर्थ सेक्टर इकोनॉमी के अंदर हमारा हाउस होल्ड आता है, फर्म आती है, गवर्नमेंट आता है एंड एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट्स आते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हम एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट्स को लिखेंगे तो बी ऑप्शन सबसे वैलिड ऑप्शन होता है। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ रियल फ्लो। रियल फ्लो यानी कि यहाँ पे कोई भी मनी का फ्लो नहीं हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे या तो गुड्स एंड सर्विसेज आ रही हैं, ठीक है ना, गुड्स एंड सर्विसेज आ रही हैं फर्म्स की ओर से या फिर हाउस होल्ड की ओर से फैक्टर सर्विसेज लेंड करी जा रही है, ठीक है। पेमेंट ऑफ सैलरीज बाय फर्म्स नहीं, परचेज ऑफ ग्रॉसरी बाय हाउस होल्ड फ्रॉम रिटेलर नहीं, प्रोविजन ऑफ लैंड एंड लेबर बाय हाउस होल्ड टू कंस्ट्रक्शन कंपनी, बिल्कुल ये हो सकता है। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन नहीं, यानी कि सी ऑप्शन सबसे वैलिड ऑप्शन यहाँ पे होता है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं। द जनरेशन फेज ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इज कैरेक्टराइज्ड बाय। ठीक है बच्चों, देख लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैक्टर नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है। स्पेंडिंग ऑफ इनकम नहीं, स्पेंडिंग भी नहीं होता है। द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, बिल्कुल प्रोडक्शन होता है। डी देख लेते हैं। द एक्यूमुलेशन ऑफ सेविंग्स इन द फाइनेंशियल मार्केट नहीं, ये तो रिलेटेड ही नहीं है। द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज द बेस्ट ऑप्शन इन द जनरेशन फेज। हमने जनरेशन फेज देखा था, फिर हमने डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिस्पोजिशन फेज देखा था कि एक विशियस साइकिल है जो हमेशा रोटेट होती रहती है एंड जितना फास्ट ये रोटेट होगी उतना फास्ट ही जो कंट्री की इकोनॉमी है वो ग्रो होगी। ठीक है, कुछ पैसा डालेंगे तो हम उसको इंजेक्शन बोलते हैं, अगर हम पैसा निकाल लेंगे तो हम उसको लीकेज बोलते हैं। ठीक है बच्चों, साथ ही साथ आपका रिविजन भी होता जा रहा होगा, मैं ये होप करता हूँ। ठीक है बच्चों, फोर्थ देख लेते हैं। आइडेंटिफाई द स्टॉक वेरिएबल। स्टॉक वेरिएबल यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम, हम यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं, है ना, एक समय पे उसका क्या पोजीशन है हम वो बात करते हैं। देखो, सबसे पहले लिख रखा है टोटल मनी सप्लाई। अब बच्चों, मनी सप्लाई, मनी वाले चैप्टर में हमने देखा था कि जो मनी सप्लाई है वो स्टॉक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो ये आंसर हो सकता है। ठीक है, और ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। और ऑप्शंस हैं द नंबर ऑफ कार्स प्रोड्यूस्ड बाय मारुति सुजुकी इन 2024 नहीं, ये तो पीरियड कॉन्सेप्ट है। ठीक है बच्चों, मंथली इंटरेस्ट अर्न, मंथली इंटरेस्ट है, ये भी पीरियड कॉन्सेप्ट है, स्टॉक कॉन्सेप्ट नहीं है। एनुअल एक्सपोर्ट अर्निंग्स, बच्चों ये भी एनुअल अर्निंग की बात कर रहा है, यानी कि ये भी स्टॉक कॉन्सेप्ट नहीं है। तो स्टॉक कॉन्सेप्ट कौन सा है? ए, टोटल मनी सप्लाई इन इंडिया। ठीक है बच्चों, एज ऑन December 31। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में हमको पूछा है कि कौन सा टाइप ऑफ गुड है। हमने जब टाइप ऑफ गुड में पढ़ा था तब हमने फाइनल गुड पढ़ लिया था। ठीक है, हमने कंजप्शन गुड्स, ड्यूरेबल गुड्स, ठीक है, इंटरमीडिएट गुड, कैपिटल गुड, ये सारी चीज़ हमने कंप्लीट कर ली थी।
बच्चों अगर आपने ये वाली वीडियो नहीं देखी है तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि नेशनल इनकम वाली यूनिट का जब हमने उसको पूरी तरीके से पढ़ा था, अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर जाकर उसको देख के आना। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अ बेकर बाइज फ्लोर वर्थ 5,000 टू मेक केक्स। ठीक है, वो आटा बाय करता है जिससे वो केक्स बना सके। ही सेल्स द केक टू फाइनल कंज्यूमर्स फॉर 12,000। ओके, फॉर द बेकर, देखो यहाँ पे बात करी गई किसकी, फॉर द बेकर द फ्लावर इज अन, जो फ्लावर है वो क्या है, तो बेकर के लिए जो फ्लावर है ना वो इंटरमीडिएट गुड्स है। क्या है बच्चों, इंटरमीडिएट गुड्स है। एंड द केक्स आर फाइनल गुड, केक क्या है, फाइनल गुड है। तो फाइनल इंटरमीडिएट नहीं, कंजप्शन इन कैपिटल नहीं, कैपिटल इंटरमीडिएट नहीं, ऑप्शन बी इज द मोस्ट वैलिड एंड गुड ऑप्शन। ठीक है बच्चों, ये आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। जल्दी से हम 6th क्वेश्चन पे जंप करते हैं बच्चों। टोटल 20 क्वेश्चन हैं, हमको जल्दी जल्दी से करना है और आपको जल्दी जल्दी से उसको समझ जाना है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्टिंग्विशेस बिटवीन कंजप्शन गुड्स एंड कैपिटल गुड। बच्चों कंजप्शन गुड्स में हम कंज्यूम करते हैं गुड्स को, एंड कैपिटल गुड्स में हम उसको जल्दी से कंज्यूम नहीं करते लेकिन सेवरल ईयर्स तक हम उसको कंज्यूम करते हैं। कैपिटल गुड्स की जो वैल्यू होती है वो हाई होती है एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो चलता है। ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। कंजप्शन गुड्स आर यूज फॉर फर्दर प्रोडक्शन, नहीं ये गलत ऑप्शन है। कंजप्शन गुड्स हैव अ लॉन्ग लाइफ, नहीं ये भी गलत ऑप्शन है। कंजप्शन गुड्स सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स डायरेक्टली, ओके। कैपिटल गुड्स आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस फॉर सेवरल ईयर्स, ओके। तो यानी कि सी ऑप्शन दिख रहा है। डी पढ़ लेते हैं, देयर इज नो डिफरेंस, नहीं, यानी कि सी ऑप्शन इज अ मोस्ट वैलिड ऑप्शन। 7th देखते हैं बच्चों। 7th में लिख रखा है कि द नेट इन्वेस्टमेंट इन एन इकोनॉमी इज कैलकुलेटेड एज। बच्चों जब आप ग्रॉस में से माइनस कर दोगे डेप्रिसिएशन, तब हमको पता चल जाएगा नेट के बारे में। तो देखो ग्रॉस के अंदर डेप्रिसिएशन प्लस नहीं करना है, ग्रॉस के अंदर डेप्रिसिएशन को माइनस करना है, यानी कि बी ऑप्शन मोस्ट वैलिड एंड करेक्ट ऑप्शन है। नेट कैपिटल फॉर्मेशन ये अभी कोई मतलब के ही ऑप्शंस नहीं है यहाँ पे। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। इफ अ फैक्ट्रीज मशीनरी इज डैमेज ड्यू टू सडन अनफोर्सीन अर्थक्वेक। बच्चों अर्थक्वेक है तो वो क्या है, वो कैपिटल लॉस है। कैपिटल लॉस, बी इज अ वैलिड ऑप्शन एंड बहुत करेक्ट ऑप्शन, बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। 9th देखो बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। यानी कि वो चीज़ें जो डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं करी जा रही, यहाँ से बाहर करी जा रही है, तो वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं होगी। ठीक है, अगर डोमेस्टिक टेरिटरी में आप कुछ काम कर रहे हो तो वही चीज़ यहाँ पे इंक्लूड होगी। इंडियन एम्बेसी लोकेटेड एट वाशिंगटन डीसी बिल्कुल इंक्लूड होगी, क्योंकि अगर इंडियन एम्बेसी वाशिंगटन में है तो वो इंडिया का ही डोमेस्टिक टेरिटरी है। फिशिंग वेसल्स, सारे फिशिंग वेसल्स हमारे ही डोमेस्टिक टेरिटरीज का पार्ट होते हैं। माइक्रोसॉफ्ट रीजनल ऑफिस लोकेटेड एट बेंगलुरु, ये भी डोमेस्टिक इनकम का पार्ट है। जापानीज एम्बेसी लोकेटेड इन न्यू दिल्ली, नहीं, जापानीज एम्बेसी जापान का पार्ट है, हमारा पार्ट नहीं है, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है। एन अमेरिकन टूरिस्ट स्टेज इन इंडिया फॉर 3 मंथ्स। अमेरिकन टूरिस्ट 3 मंथ्स के लिए इंडिया में रहता है, हिस्टोरिकल विजिट्स के लिए वो आता है, हिस्टोरिकल साइट्स के लिए। तो वो क्या है, वो इंडिया का रेजिडेंट है, नहीं। वो यूएस का है, बिल्कुल। डोमेस्टिक रेजिडेंट ऑफ इंडिया, नहीं। या फिर रेजिडेंट ऑफ बोथ यूएस एंड इंडिया, नहीं। 3 महीने के अंदर कोई भी रेजिडेंट नहीं होता है। 2 ईयर्स तक वो रिसाइड करना चाहिए इंडिया में। ठीक है, 2 ईयर्स, या फिर जो उसकी लिमिट है मुझे बच्चों चेक करना होगा, 12 मंथ्स टू 2 ईयर्स है। ठीक है, ये आपको देखना पड़ेगा, एक बार अपनी बुक्स में जरूर चेक करना। बी ऑप्शन मोस्ट वैलिड ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 11 देखो बच्चों। टू कन्वर्ट जीडीपी एट मार्केट प्राइस टू नेशनल इनकम, यानी कि हमको क्या करना है, हमको ये करना है, मैंने आपको समझाया था कि कन्वर्जन का फॉर्मूले कैसे होते हैं बच्चों। हमको ये करना है, अगर आपको जी से एन पे आना है तो आपको डेप्रिसिएशन माइनस करना होगा। ठीक है ना, डी से एन पे आना है, डी से एन पे आना है तो एन एफ आई ए प्लस करना होगा, एंड एम पी से एफ सी पे जाना है तो आपको एन आई टी माइनस करना होगा। ठीक है बच्चों, तो ए ऑप्शन इज द मोस्ट वैलिड ऑप्शन एंड यहाँ पे करेक्टली जस्टिफाइड हो रहा है। ठीक है, एम पी टू एफ सी जाएंगे तो हम एन आई टी को माइनस करते हैं। 12th देखो बच्चों। इफ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज नेगेटिव, अगर एन एफ आई ए नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या है, इनकम अर्नड बाय रेसिडेंट फ्रॉम अब्रॉड इज ग्रेटर देन इनकम पेड टू नॉन रेसिडेंट, नहीं। डोमेस्टिक इनकम, अगर मतलब है हम जो पैसा बाहर ज़्यादा भेज रहे हैं और बाहर से जो पैसा है वो कम आ रहा है, वो कम आ रहा है। ठीक है बच्चों, हम ज़्यादा बाहर भेज रहे हैं, यानी कि सी ऑप्शन
इनकम पेड टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज ग्रेटर देन इनकम रिसीव्ड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है बच्चों, ये मोस्ट वैलिड एंड करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे आ जाता है। थर्ड है बच्चों, वैल्यू एडेड मेथड में, वैल्यू एडेड मेथड में जिसमें क्या निकलता है, GVA एट MP, इसके अंदर जो वैल्यू ऑफ आउटपुट है उसका फॉर्मूला क्या है। वैल्यू ऑफ आउटपुट यानी कि हम GVMP जब निकालते हैं, वैल्यू ऑफ आउटपुट को में से माइनस करते हैं इंटरमीडिएट कंजप्शन, इसमें हमारा आ जाता है सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, हम यहाँ पे सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक करते हैं, ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे गलत हो जाते हैं, तो ये मोस्ट करेक्ट ऑप्शन है ए। बच्चों फोर्थ अगर हम बात करते हैं, ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या इंक्लूड होता है। इनकम मेथड में जब हम करते हैं तब हम ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज प्लस मिक्स्ड इनकम हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में हम देखते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस में आता क्या है, वेजेस नहीं, वेजेस नहीं आती है। बी रेंट इंटरेस्ट इन प्रॉफिट, बिल्कुल बी ऑप्शन करेक्ट है। मिक्स्ड इनकम नहीं, ये तो अलग से पार्ट है, ये तो नेशनल इनकम का पार्ट है, नेशनल इनकम का पार्ट है। डिविडेंड कॉर्पोरेट टैक्स नहीं, ये भी नहीं आता है। ठीक है, हम ये प्रॉफिट के सब डिवीजन है। ठीक है, तो जो मेन आंसर है वो बी है, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। 15 देखो बच्चों, बात करते हैं एक्सपेंडिचर मेथड में GDFC यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन का, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के अंडर क्या क्या चीजें आती हैं। तो GDCF यानी कि प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर नहीं। नेट एक्सपोर्ट्स प्लस नेट फैक्टर नहीं, ये भी नहीं है। ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक, बच्चों सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेट फिक्स्ड कैपिटल माइनस डेप्रिसिएशन नहीं। देखो जब यहाँ पे फिक्स्ड कैपिटल आ जाती है ना, तो उसको सही करने के लिए हमको चेंज इन स्टॉक प्लस करना होता है। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन से नेट तो चेंज हो गया लेकिन फिक्स्ड कैपिटल चेंज नहीं हुआ। यहाँ पे अगर हम ये भी कर देते, अगर चेंज इन स्टॉक कर देते तो डी ऑप्शन सही हो जाता, लेकिन क्योंकि यहाँ पे ये ऑप्शन के अंदर इंक्लूड नहीं है इसलिए जो ऑप्शन करेक्ट है वो है सी। ठीक है बच्चों, 16 देख लेते हैं, असर्शन रीजन है। हम देख लेते हैं GDP इज ऑलवेज अ रिलायबल इंडेक्स ऑफ सोशल वेलफेयर। GDP इज नॉट ऑलवेज, ठीक है बिल्कुल करेक्ट है, हमेशा नहीं होता है क्योंकि इसमें क्वालिटेटिव एक्सपेक्ट्स इंक्लूड नहीं होते हैं। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्पोजिशन, एलोकेशन ऑफ GDP, ये थोड़ा सा इफेक्ट फैक्टर्स हैं जो कि वेलफेयर को इंडिकेट नहीं करता है। ठीक है बच्चों, GDP डज नॉट अकाउंट फॉर एक्सटर्नलिटीज, बिल्कुल सही बात है, सच एज एनवायरमेंटल पॉल्यूशन कॉज्ड बाय इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। ठीक है बच्चों, देखो जब इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ेगा तब GDP भी बढ़ेगी, लेकिन उस इंडस्ट्रियलाइजेशन से एनवायरमेंट पे क्या फर्क पड़ रहा है, क्या उसको GDP से कुछ मतलब है क्या, कोई रिलेशन ही नहीं है। यानी कि एक्सटर्नलिटीज का कोई भी रिलेशन GDP से नहीं है। तो ये एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं, यानी कि ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 17 बच्चों देखो, यहाँ पे हमको नॉमिनल GDP निकालना है। ठीक है, हमको यहाँ पे रियल GDP दे रखा है इतना होता है, प्राइस इंडेक्स दे रखा है इतना होता है। प्राइस इंडेक्स का बच्चों फॉर्मूला होता है हमारा नॉमिनल GDP अपॉन रियल GDP इंटू 100। ठीक है, यहाँ पे देखो 125 दे रखा है, नॉमिनल हमको निकालना है एंड रियल हमको 500 दे रखा है इंटू 100। ठीक है, अगर आप इसको काटेंगे तो 5 इंटू 125 तो आंसर आता है 625, यानी कि दिस इज द मोस्ट करेक्ट ऑप्शन। 18 देख लेते हैं बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स विल बी इंक्लूडेड इन एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। बच्चों नेशनल इनकम में हम वही चीज इंक्लूड करेंगे जो इनकम अर्नड है नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री के द्वारा। ठीक है बच्चों, तो ओल्ड एज पेंशन पेड बाय गवर्नमेंट नहीं, ये ट्रांसफर इनकम है। फाइनेंशियल हेल्प नहीं, ये भी ट्रांसफर इनकम है। ट्रांसफर इनकम को हम इंक्लूड नहीं करते हैं बच्चों, आपको ये बहुत अच्छी तरीके से याद होना ही होना चाहिए। सैलरीज पेड टू इंडियन एम्प्लॉय वर्किंग इन रशियन एम्बेसी, यानी कि इंडियन एम्प्लॉय यानी कि वो इंडिया का रेसिडेंट है लेकिन रशियन एम्बेसी में वो काम कर रहा है, और वो रशियन एम्बेसी किधर है, वो इंडिया के अंदर ही रशियन एम्बेसी है। यानी कि हमारा जो नॉर्मल रेसिडेंट है वो बाहर के डोमेस्टिक टेरिटरी में जाके काम कर रहा है, लेकिन वो कौन है, इंडिया का रेसिडेंट है। एंड नेशनल इनकम में इंक्लूड होने के लिए क्या क्राइटेरिया है कि वो क्या होना चाहिए, नॉर्मल रेसिडेंट होना चाहिए। तो सी इज द मोस्ट करेक्ट ऑप्शन। प्रॉफिट अर्न बाय ब्रांच ऑफ अ फॉरेन बैंक इन इंडिया नहीं, ये नहीं होगा बच्चों। प्रॉफिट अर्न बाय अ ब्रांच ऑफ फॉरेन बैंक इन इंडिया, बच्चों ये हमारा डोमेस्टिक
इनकम का पार्ट है, हमारा नेशनल इनकम का पार्ट नहीं है। ठीक है बच्चों, 19 देख लेते हैं। द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग कैन बी अवॉइडेड बाय। डबल काउंटिंग क्या होता है? जब बच्चों हम इंटरमीडिएट कंजप्शन यानी कि इंटरमीडिएट कंजप्शन को भी इंक्लूड कर देते हैं एंड फाइनल गुड्स को भी हम इंक्लूड कर देते हैं। बच्चों जैसे क्या है कि किसी ने फ्लावर खरीदा, किसी ने आटा खरीदा 100 रुपये का, उसमें 50 रुपये का कुछ माल मटेरियल लगाया और उसको 150 में बेच दिया, तो अब हम उसको 150 ही यानी कि फाइनल गुड को ही कैलकुलेट करेंगे हम। या तो हम इनको इंडिविजुअली ऐड कर लेंगे या फिर हम फाइनल गुड्स को ऐड कर लेंगे। ठीक है बच्चों, हम इंटरमीडिएट गुड्स को ऐड नहीं करते हैं क्योंकि हम फाइनल गुड्स को ऐड कर चुके हैं। ठीक है बच्चों, काउंटिंग ओनली द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स, नहीं, हम इंटरमीडिएट गुड्स की ही वैल्यू कैलकुलेट नहीं करते हैं। यूजिंग द वैल्यू एडेड मेथड एट ईच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, बच्चों बिल्कुल सही है, हम ईच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन में हम वैल्यू एडेड मेथड को यूज करेंगे। क्या वैल्यू ऐड हो रही है उसको हम कैलकुलेट कर लेंगे एंड हमारा आंसर आ जाएगा। तो बी अच्छा अभी तो सही लग रहा है। और ऑप्शन पढ़ लेते हैं, इंक्लूडिंग सेकेंड हैंड सेल, नहीं, सेकेंड हैंड सेल ऑफ गुड्स तो इंक्लूड ही नहीं होता है। समिंग ऑफ द टोटल सेल्स ऑफ द फर्म इन इकोनॉमी, नहीं, तो बी इज द मोस्ट करेक्ट ऑप्शन। बच्चों लास्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, असर्शन एंड रीजन का है। मार्केट प्राइस एमपी कैन बी लोअर देन फैक्टर कॉस्ट एफसी। ओके, दिस हैपन्स व्हेन द वैल्यू ऑफ सब्सिडीज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट एक्सीड्स, तो हम माइनस करते हैं एनआईटी। अभी बोला है कि जो एमपी है ना वो कम हो सकती है फैक्टर कॉस्ट से, बिल्कुल बच्चों कम हो सकती है, लेकिन किस केस के अंदर? जब हमारा जो सब्सिडी है उसकी जो लिमिट है वो ज़्यादा हो जाए। ठीक है, हम सब्सिडीज ज़्यादा दे रहे हैं लेकिन जो हम इनडायरेक्ट टैक्स लगा रहे हैं वो कम लगा रहे हैं। बच्चों कोई सा भी प्रोडक्ट 100 रुपये का है, उस 100 रुपये में हम सब्सिडीज दे रहे हैं ज़्यादा, यानी कि 40 रुपीज़ की मान लो सब्सिडीज दे रहे हैं, तो प्रोडक्ट की वैल्यू हो गई 60। अब 60 रुपीज़ के अंदर हम सिर्फ 5% का टैक्स लगा रहे हैं। ठीक है, तो वैल्यू कितनी हो गई? वैल्यू देख लो, आप कैलकुलेट कर लो, वैल्यू हो जाएगी आपकी 63 रुपीज़। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मार्केट प्राइस तो ये हो गया, मार्केट प्राइस तो 63 रुपीज़ हो गया एंड जो आपकी फैक्टर कॉस्ट है वो 100 हो गया। क्यों? क्योंकि सब्सिडीज ज़्यादा हो गई आपकी एंड आपका जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो कम हो गया है। तो वही तो एक्सप्लेन रीजन में करा गया है, यानी कि जो आपका ऑप्शन ए है वो मोस्ट करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है बच्चों, इसी के साथ हमने 20 क्वेश्चंस की बहुत अच्छा एमसीक्यू प्रैक्टिस कर ली है, जिससे आपका पूरा नेशनल इनकम यूनिट रिवाइज हो चुकी है। तो बच्चों मैं होप करता हूं कि आपने टॉप 20 क्वेश्चंस बहुत अच्छी तरीके से देख लिए होंगे। बच्चों ये क्वेश्चंस आपके रिवीजन के लिए हैं, कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग के लिए हैं। अगर आपको ये वर्कशीट चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको ये वर्कशीट फॉरवर्ड कर दूंगा। आप अपनी पेज पर हर चैप्टर्स के एमसीक्यूज को सेपरेटली सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू बच्चों।